मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी का मेरे इस चैनल में स्वागत है। आज हम लोग बीज गणित पे 24वां लेक्चर देखेंगे। आज बीज गणित पे 24वां लेक्चर होगा और एक्सरसाइज 4.3 चल रहा है, ठीक ना। तो ध्यान दीजिएगा, पिछले क्लास में क्वेश्चन दिए हुए थे कि द्विघात समीकरण इतना को द्विघात सूत्र से हल करें, अर्थात मूल निकालें। और हमने कहा था कि इसका मूल निकाल के आप कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा, ठीक ना। तो चलिए उस क्वेश्चन को पुनः एक बार और हम बना रहे हैं और फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक ना। ध्यान दीजिएगा, आपका क्वेश्चन आपका था 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 बराबर 0। 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 बराबर 0 क्वेश्चन आपका यही था ना। द्विघात सूत्र से इसका मूल निकालना था, ठीक ना। तो ध्यान दीजिएगा, पहले हम इसमें ABC नोट करें। ध्यान दीजिए, तो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। a आपका x स्क्वायर का गुणांक, b आपका x का गुणांक, c आपका अचर पद, यानी सीधी सी बात a b c। तो a का मान 2 है, b का मान यहाँ पे 1 छिपा हुआ है, c का मान क्या है -6 है, नहीं। चलिए, तो चूंकि a का मान आपका 2 है, b का मान यहाँ पे 1 छिपा हुआ है, c का मान क्या है -6 है। चलिए, अब इसी एक को हम मिटा रहे हैं, इसको लिखना जरूर नहीं है, ठीक ना। तो ABC नोट कर लिए हम। अब हम निकालेंगे विवेचक d का मान निकालेंगे, ठीक है। तो d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac होता है ना। चलिए, b का मान कितना है जी 1, b का मान 1 है तो 1 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे a का मान कितना है जी 2 और c का मान क्या है जी -6। तो c के जगह हमें -6 लिखिए। a का स्क्वायर 1 हो जाएगा ना, माइनस गुणे माइनस प्लस, समान चिन्ह का गुणा करते हैं हमेशा प्लस होता है। माइनस गुणे माइनस प्लस, 4 दूना 8, 8 छके 48 और 48 एक आपका 49। d का मान कितना आया हो 49। चलिए, और द्विघात सूत्र लगाइए, इसलिए x बराबर -b प्लस माइनस √d बटा 2a, यही द्विघात सूत्र है ना। अब इसी में वैल्यू पुट करेंगे हम, माइनस ज्यों का त्यों, और b का मान कितना है यहाँ पे देखिए 1 प्लस माइनस √ d का मान कितना है जी 49 बटा 2 गुणे a का मान कितना है यहाँ पे देखिए 2। कोई दिक्कत? चलिए, अब ऊपर लिख रहा है ax बराबर -1 प्लस माइनस, चलिए 49 का वर्गमूल क्या हो जाएगा जी 7 होगा ना। 49 का वर्गमूल आपका 7 होगा, 49 का वर्गमूल 7 बटा 2 दूना 4 होगा आपका, ठीक। तो x बराबर मिला -1 प्लस माइनस 7 बटे 4। अब यहां से एक बार प्लस चिन्ह लेंगे तो x का एक मान मिलेगा, पुनः माइनस चिन्ह लेंगे तो x का एक और मान मिल जाएगा, ठीक ना। चलिए, प्लस चिन्ह लेने पर ax बराबर, ध्यान दीजिएगा, अभी आगे वाला माइनस तो हमेशा हम उतारेंगे। यहाँ पे ना एगो चिन्ह प्लस है, दूसरा माइनस है, तो जब प्लस चिन्ह लेंगे तो यहाँ से केवल प्लस उतारेंगे, और जब माइनस चिन्ह लेंगे तो यहाँ से केवल माइनस उतारेंगे। यह आगे वाला चिन्ह तो हमेशा उतरेगा, ठीक ना। तो x बराबर -1 प्लस 7 अब बटे आपका 4। देखिए, 7 में से 1 घटेगा जी 6। ध्यान दीजिएगा, -1 प्लस 7 है, इसको तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 7 - 1, 7 घटाओ 1। 7 प्लस में है तो 7 अब भी प्लस में है, 1 माइनस में है तो 1 को माइनस में लिखा गया है। 7 में से 1 घटेगा कितना 6 होगा ना, ठीक। चलिए, तो 7 में से 1 घटा जी 6 अब बटा 4, ये कटेगा आपका क्या मिलेगा 3 बटा 2, 3 दूना 6 और 2 दूना 4 होगा ना। चलिए, इस बार माइनस चिन्ह ले रहे हैं, माइनस चिन्ह लेने पर ax बराबर, चलिए तो आगे वाला माइनस तो हमेशा उतरेगा। अब यहाँ से माइनस चिन्ह लेना है
अब बटा 4, तो -1 -7 आपका -8 होगा। माइनस माने क्या होता है जी, कर्ज। 1 रुपया कर्जा और 7 रुपया कर्जा, 8 रुपया कर्जे ना होगा, यानी -1 -7 -8 अब बटे 4, ये कितना हो गया जी, -2। 4 दूना 8 होता है ना, 4 दूना 8 कट गया, माइनस है तो -2, इसलिए x बराबर एक आया आपका 3/2 और एक आया आपका -2, यही आपका आंसर हुआ। कोई दिक्कत, समझे ना। चलिए, तो अब इसको हम मिटा रहे हैं और थोड़ा सा अब आगे की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक ना। आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाएगा, ध्यान देते रहिएगा। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्नावली 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाएगा, ध्यान देते रहिएगा आप लोग। प्रश्नावली 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाएगा, ध्यान दीजिएगा। 3 में देखिए आपका 2 प्रश्न है। प्रश्नावली 4.3 क्वेश्चन नंबर 3 में 2 प्रश्न है। एक को हम बना रहे हैं, दूसरा आप खुद से कीजिएगा, ठीक ना। और यदि दिक्कत होता है तो आप बताइएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का। चलिए, एक क्वेश्चन है x - 1/x बराबर 3, इसका मूल निकालना है, ठीक ना। तो चलिए क्या करेंगे जी, पहले तो यहाँ पे भिन्न का घटाव दिख रहा है तो भिन्न का घटाव करेंगे, ठीक है। उसके बाद तिरछा तिरछी गुणा करेंगे, उसके बाद सबको एक तरफ करेंगे तो द्विघात सूत्र मेरा मिल जाएगा, ठीक है, सॉरी द्विघात समीकरण मिल जाएगा। उसके बाद द्विघात समीकरण का हम द्विघात सूत्र से हल कर लेंगे या गुणनखंड विधि से भी हल कर सकते हैं, ठीक ना। चलिए आगे देखा जाए, तो ध्यान दीजिएगा। इसका भिन्न का घटाव कीजिए, तो यहाँ बट्टा के नीचे 1 लिख सकते हैं, सुविधा के लिए लिखना जरूरी नहीं है। ax और 1 का लॉसा क्या होगा, x होगा। 1 से x में भाग दीजिएगा, x से बार में कटेगा। 1 से हम जितना में भाग देते हैं उतना बार में कटता है, ठीक है। 1 से x में भाग देंगे तो x बार में भाग जाएगा, और x गुणे x, अब उस x का गुणा अंश के साथ है, x गुणे x आपका x² माइनस ax से x में भाग दीजिएगा, 1 बार में भाग जाएगा। बराबर से बराबर में भाग देते हैं तो भाग 1 बार में लगता है, तो x से x में भाग दीजिएगा, 1 बार में कटेगा, और 1 का गुणा ऊपर वाले अंश के साथ है, 1 एकम आपका 1 होगा, ध्यान दीजिएगा। यानी सीधी सी बात, ax गुणे x आपका x² माइनस 1 एकम 1, ठीक ना, बराबर 3। कोई दिक्कत। अब चलिए, यहाँ बट्टा के नीचे 1 तो लिख सकते हैं ना, सुविधा के लिए लिखना जरूरी नहीं है, ध्यान दीजिएगा। अब इसका गुणा इसके साथ है, तिरछा तिरछी गुणा जी, ठीक ना, तिरछा तिरछी गुणा करेंगे, ध्यान दीजिएगा। इसका गुणा 1 के साथ है तो इतना ही होगा, x² माइनस 1 बराबर 3 गुणे x आपका 3x होगा। अब सबको एक तरफ कीजिए आप, ठीक ना। x² यह प्लस में है, बराबर की इधर आएगा माइनस में, -1 बराबर 0। कोई दिक्कत। x² 3x बराबर के उधर था, प्लस में था, इधर लाए माइनस में हो गया, -1 बराबर 0। यहाँ पे आके हम द्विघात समीकरण पा गए, ठीक है। अब चलिए, अब इसको द्विघात सूत्र से हम हल करते हैं। पहली बात जान लीजिए आप, द्विघात सूत्र आपका रामबाण है, किसी भी द्विघात समीकरण में लगा दीजिए, उसका मूल निकाल देगा, ठीक ना। गुणनखंड विधि से उसी द्विघात समीकरण का हल किया जाएगा जो गुणनखंड पर आधारित होगा, समझ रहे हैं ना। गुणनखंड विधि सभी द्विघात समीकरण में नहीं लगाया जा सकता है, गुणनखंड विधि का प्रयोग वहां पे होगा जो द्विघात समीकरण गुणनखंड पे आधारित होगा, समझ रहे हैं ना। लेकिन द्विघात सूत्र आपका रामबाण है जी, कहीं लगा दीजिए द्विघात समीकरण का मूल निकाल देगा, ठीक ना। तो चलिए, द्विघात समीकरण मिल गया है, अब इसका हल करना है, ध्यान दीजिएगा। तो पहले ABC नोट कीजिए, चूंकि A का मान देखिए, A का मान यहाँ 1 छिपा है ना, ABC, A आपका x² का गुणांक, B आपका x का गुणांक, C आपका अचर पद, तो A का मान 1 है, अब B का मान क्या है जी, -3, और C का मान क्या है जी, -1। नहीं, चलिए इसी को मिटा रहे हैं, सुविधा के लिए लिखे थे, ध्यान देते रहिएगा। अब क्या निकालेंगे जी हम,
अब निकालेंगे विवेचक, डी का मान निकालेंगे, ठीक है, विवेचक निकालेंगे। डी आपका क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है ना। चलिए अब बी का मान कितना है जी, बी का मान -3 है, तो यहाँ रखिए, स्क्वायर है स्क्वायर दीजिए। बी का मान -3 है तो बी के जगह में -3 रखे, स्क्वायर है स्क्वायर दिए, ठीक ना। चलिए -4 गुणे ए का मान कितना है जी, 1 है, और सी का मान क्या है जी, -1 है। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़िए। माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर यानी माइनस का 2 बार गुणा, माइनस गुणे माइनस प्लस होता है ना, ठीक। 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9 माइनस माइनस गुणे माइनस प्लस 4 एकम 4 एकम 4, और 9 4 क्या मिला जी, 13। कोई दिक्कत, डी का मान मिला 13। चलिए अब द्विघात सूत्र हम लिखेंगे, इसलिए x बराबर -b प्लस माइनस √d बटा 2a होता है ना, माइनस ज्यों का त्यों। b का मान देखिए, b का मान क्या है, -3, तो b के जगह में रखिए -3 प्लस माइनस √d, d का मान क्या है जी, d का मान 13 है, तो d के जगह में रखिए 13 बटा 2 गुणे a का मान कितना है जी, a का मान आपका 1 है, तो a का मान 1 रखिए। कोई दिक्कत, चलिए अब माइनस गुणे माइनस प्लस हो जाएगा ना, समान चिन्ह का गुणा होता है तो हमेशा प्लस होता है, ध्यान दीजिएगा। माइनस गुणे माइनस आपका प्लस हो जाएगा, 3 ज्यों का त्यों, 3 प्लस माइनस √13 आप बटे आपका 2 एकम 2। अब एक बार हम प्लस चिन्ह लेंगे और दूसरी बार हम माइनस चिन्ह लेंगे, तो द्विघात समीकरण का दोनों मूल ज्ञात हो जाएगा। चलिए प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर x बराबर, ध्यान दीजिएगा, तो 3 प्लस √13 बटे 2, 3 प्लस √13 आप बटे आपका 2 हो गया ना, 3 प्लस √13 बटे 2। माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लेने पर x बराबर, अब 3 माइनस लीजिएगा ना, 3 माइनस √13 बटे 2 मिला ना। अब यही आपका आंसर हो गया, इसलिए x बराबर 1 मिला 3 प्लस √13 बटा 2, और दूसरा मिला आपका 3 माइनस √13 बटा 2, यही आपका आंसर हुआ। कोई दिक्कत, समझ में आया ना। तो वीडियो को पॉज करके आप इसे उतार सकते हैं, ठीक ना। चलिए अब आगे भी क्वेश्चन हम लोग देखें, ठीक ना। इसको मिटा रहे हैं, अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 4, ध्यान दीजिएगा। इसको मिटाते हैं। अब देखा जाएगा क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान देते रहिएगा आप लोग। अब 4 को बनाया जाए, 4 क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है आपका, चलिए लिखते हैं। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष बाद, और अब से 5 वर्ष बाद उसकी आयु के व्युत्क्रम का योग, व्युत्क्रम का योग 1/3 है। रहमान की वर्तमान आयु ज्ञात करें या निकालें। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आपका है रहमान की वर्तमान आयु ज्ञात करें। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन कहा 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष बाद उसकी आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है। रहमान की वर्तमान आयु ज्ञात करें। क्वेश्चन आपका यही है, ठीक ना। चलिए ध्यान देते रहिएगा। अब इसको हम बना रहे हैं।
माना रहमान की, यहाँ से आपका सॉल्यूशन शुरू हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। माना रहमान की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। ठीक है, हमने रहमान की वर्तमान आयु को x वर्ष मान लिया, ठीक ना। ध्यान दीजिएगा आप लोग प्रश्न से। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए हम आपसे पूछें आपकी वर्तमान आयु 20 वर्ष है, 2 वर्ष पहले आपकी आयु कितनी थी, तो आप कहिएगा सर 18 वर्ष। नहीं, हमने पहले की बात किया तो आप घटा दिए, घटाए ना जी। यदि हम आपसे पूछें कि आपकी वर्तमान आयु 20 वर्ष है, 5 वर्ष बाद आपकी आयु क्या हो जाएगी, तो आप तुरंत कह दीजिएगा सर 25 वर्ष, कहिएगा ना। यानी बाद कहे तो आपने जोड़ दिया। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी पहले कहता है तो घटाते हैं, पूर्व कहेगा तो घटाएंगे, बाद में कहेगा तो जोड़ेंगे, ठीक ना। ध्यान दीजिएगा। और एक चीज और ध्यान दीजिए, ax का व्युत्क्रम क्या होगा, तो जब भी किसी संख्या या राशि का व्युत्क्रम निकालते हैं तो हर को अंश में ले जाते हैं, अंश को हर में लाते हैं। ax का व्युत्क्रम, ध्यान दीजिएगा, ax का व्युत्क्रम निकालना, ध्यान दीजिएगा। तो x आपका ऑलरेडी अंश के रूप में है, अंश में है, यहाँ पे हर क्या छिपा है जी, 1। तो हर को हम अंश में ले जाते हैं, अंश को हम कहाँ लाते हैं जी, हर में। यानी x का व्युत्क्रम क्या होगा, 1/x होगा ना जी। और समझिए, यदि हम आपसे कहें 5 का व्युत्क्रम, तो 5 का व्युत्क्रम क्या होगा, 1/5। क्या हुआ जी, यहाँ हर में 1 छिपा है, हर वाला अंश में चला गया और अंश वाला आपका हर में आ गया, यही हुआ ना। ध्यान दीजिए, और भी थोड़ा सा देख लें। यदि हम आपसे कहें ax - 3 का व्युत्क्रम, ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ हर में आपका 1 छिपा है ना जी। तो हर में हर वाला अंश में चला जाता है, अंश वाला आपका हर में आ जाता है, कोई दिक्कत है, ठीक। तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आपका कहा 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष बाद उसकी आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है। ध्यान दीजिएगा, रहमान की वर्तमान आयु x वर्ष माने है ना, तो 3 वर्ष पूर्व इसकी आयु क्या होगी, x - 3 होगा ना। रहमान की वर्तमान आयु को क्या माना गया है, x वर्ष, तो 3 वर्ष पहले इसकी आयु कितनी होगी, तो x में से 3 घटाइएगा ना जी। पहले कह रहा है, पूर्व कह रहा है, तो घटाया जाएगा ना। तो 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु क्या हो जाएगी, x - 3 होगा ना। अब इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा जी, इसका व्युत्क्रम x - 3 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। तो बट्टा के नीचे 1 छिपा है, हर में 1 छिपा है, हर वाला जाएगा अंश में, अंश वाला आएगा हर में। यानी x - 3 का व्युत्क्रम 1/x - 3, नहीं कोई दिक्कत। तो यह क्या हो गया, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम, इतना हो गया। नहीं, यह क्या हुआ जी, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम। x - 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु है ना, रहमान की वर्तमान आयु x वर्ष है। अब 3 वर्ष पहले कितना होगा जी, तो x में से 3 घटा दीजिए, ठीक ना। तो 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु हो गया x - 3। अब इसका व्युत्क्रम तो 1/x - 3 होगा ना। ध्यान दीजिएगा, 5 वर्ष बाद रहमान की आयु, रहमान की वर्तमान आयु x है, 5 वर्ष बाद x + 5 वर्ष हो जाएगा। रहमान की वर्तमान आयु क्या है, x वर्ष, 5 वर्ष बाद कह रहा है तो जोड़ेंगे ना। 5 वर्ष बाद रहमान की आयु x + 5 वर्ष हो जाएगा। अब इसका व्युत्क्रम तो फिर वही बात, हर में 1 छिपा है, हर वाला जाता है अंश में, अंश वाला आता है हर में। तो यह क्या है जी, 5 वर्ष बाद रहमान की आयु का व्युत्क्रम है ना। और क्वेश्चन में क्या कहा समझिए, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और 5 वर्ष बाद उसकी आयु का व्युत्क्रम का योग 1/3 है। अब इन दोनों का योगफल 1/3 है ना। ध्यान दीजिएगा प्रश्न से। चलिए, तो रहमान की वर्तमान आयु x वर्ष है,
3 वर्ष पहले x माइनस 3 होगा। 3 वर्ष पहले आयु क्या होगा? x माइनस 3 वर्ष। और 3 वर्ष पहले उसकी आयु का व्युत्क्रम तो 1 बटा x माइनस 3 नहीं हुआ है ना। तो यह है 3 वर्ष पहले रहमान की आयु का व्युत्क्रम और यह है 5 वर्ष बाद रहमान की आयु का व्युत्क्रम। और क्वेश्चन में क्या कहा? 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष बाद उसकी आयु के व्युत्क्रम का योग क्या है? 1/3 है, अर्थात 1/3 के बराबर है। समझे ना? इसी चीज को तो यहाँ पे समझना है, उसके बाद तो कुछ है ही नहीं है। समझ आ रहा है ना? ठीक, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। अब इसको मिटाते हैं, समझाने के लिए यह सब लिखे थे, ध्यान देते रहिएगा। चलिए अब इसका क्या दिख रहा है जी? अब यहाँ पे दिख रहा है कि इसका भिन्न का जोड़ कीजिए। भिन्न का जोड़ करेंगे, उसके बाद तिरछा तिरछी गुणा करेंगे, उसके बाद सबको एक तरफ करेंगे, तब जाके मेरा द्विघात समीकरण प्राप्त होगा। उसके बाद वहां से उसको हल करेंगे हम, ठीक ना? ध्यान देते रहिएगा। चलिए इतना और इतना का लॉस है तो इतना गुणे इतना, x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 5। ध्यान दीजिए। अब इससे इसमें भाग दीजिएगा, हर से लॉसम में भाग दीजिएगा, भिन्न का जोड़ हो रहा है, हर से लॉसम में भाग दीजिएगा तो बराबर वाला से बराबर वाला कट जाएगा ना। क्या बचेगा? x प्लस 5। इसका गुणा अंश के साथ है तो x प्लस 5 एकम x प्लस 5 होगा ना, प्लस। अब इससे इसमें भाग दीजिएगा तो बराबर से बराबर कट जाएगा। क्या बचेगा? x माइनस 3। अब इसका गुणा 1 के साथ है तो इतना एकम इतना ही होगा, बराबर कितना? 1/3। कोई दिक्कत है? यानी सीधी सी बात जी, x प्लस 5 एकम x प्लस 5 प्लस इतना एकम तो इतना ही हुआ। कोई दिक्कत? चलिए ax प्लस x आपका 2x हुआ, आप 5 में से 3 घटा जी 2। चलिए नीचे गुणा करते हैं, ax का गुणा दोनों के साथ, फिर माइनस 3 का गुणा दोनों के साथ। ध्यान दीजिएगा, ax गुणे x आपका जी ax स्क्वायर प्लस ax गुणे 5 आपका 5x माइनस 3 गुणे x आपका माइनस 3x। ध्यान देते रहिएगा, माइनस गुणे प्लस माइनस 3 पचे 15। कोई दिक्कत? माइनस गुणे प्लस माइनस होगा, जब भी असमान चिन्ह का गुणा करते हैं तो माइनस होता है। कोई दिक्कत है? नहीं। चलिए अब क्या जी? 1/3। ध्यान देते रहिएगा आप लोग। ऊपर क्या है? 2x प्लस 2, ठीक है। और नीचे देखिए ax स्क्वायर। अब 5x में से 3x घटेगा जी 2x, 5x में से 3x घटेगा 2x माइनस 15 बराबर 1/3। अब क्या करेंगे? तिरछा तिरछी गुणा, इसका गुणा 1 के साथ है या फिर इसका गुणा 3 का गुणा इन दोनों के साथ है, ठीक ना? तो इतना एकम तो इतना ही होगा, इसका गुणा 1 के साथ करेंगे इतना ही होगा। ध्यान देते रहिएगा, बराबर 3 दूना 6x प्लस 3 दूना 6। कोई दिक्कत है? अब सबको एक साइड में लाइए, ax स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। यह प्लस में है, बराबर किधर आएगा? माइनस में। यह प्लस में है, यह भी इधर आएगा माइनस में, और उधर कुछ नहीं बचा तो 0 नहीं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान देते रहिएगा आप लोग। एक्स स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा, देखिए यह भी x वाला पद है, यह भी x वाला पद है, एक साथ जुटेगा या घटेगा ना। तो 2x में से 6x घटेगा जी -4x, 2x में से 6x घटेगा -4x। अब देखिए, अब ध्यान दीजिएगा, -15 -6 -21 नहीं, माइनस माने कर्ज, 15 रुपया कर्जा 6 रुपया कर्जा तो 21 रुपया कर्जा ना जी, ठीक है। यानी -15 -6 आपका -21 बराबर 0। यहाँ पे आके हमको द्विघात समीकरण मिला। अब इसका हल आप द्विघात सूत्र से कीजिए या गुणनखंडो विधि से यह कर सकते हैं, यह गुणनखंड पे आधारित है, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा। चलिए अब इसका गुणनखंड हम करते हैं द्विघाते सूत्र से या गुणनखंडे विधि से, ठीक ना। चलिए गुणनखंडे विधि लगा रहे हैं,
आपको तो दोनों विधि सिखाया जा चुका है कि द्विघात समीकरण का हल गुणनखंड विधि से कैसे करते हैं या द्विघात सूत्र से कैसे करते हैं, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा। चलिए गुणनखंड विधि से कर रहे हैं, ध्यान देते रहिएगा। तो गुणनखंड विधि में क्या करते हैं जी, बीच वाले पद को दो पदों में बांटकर गुणनखंड करते हैं ना, बीच वाले पद को दो पदों में बांटते हैं। और बांटने का काम कैसे करते हैं, तो आदि और अंत का गुणा करते हैं। एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ कुछ नहीं है तो क्या छिपा है जी, एक छिपा है ना। चलिए तो एक्स स्क्वायर का गुणांक 1, अचर पद आपका 21, 21 एकम 21 हुआ। कोई दिक्कत, इस माइनस को नहीं लिया है, माइनस पे विचार नहीं किए हैं, उससे कोई अभी मतलब नहीं है, ठीक ना। एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 और अचर पद आपका 21, दोनों का गुणा हुआ, गुणनफल मिला 21। अब 21 का वैसा गुणनखंड लेंगे जिसको जोड़ने पर या घटाने पर बीच वाले पद -4 के बराबर हो जाए, ठीक ना, ध्यान देते रहिएगा आप लोग। चलिए अब इसे एक को मिटा रहे हैं, ठीक ना, अब इसे एक को हम क्या कर रहे हैं, मिटा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो 21 का एक अभी गुणनखंड है, 21 में 1 जोड़िएगा 22 होगा, -4 नहीं होगा, 21 में से 1 घटाइएगा 20 होगा, फिर भी -4 नहीं होगा। 21 का कोई दूसरा गुणनखंड देखिए तो क्या होगा, 3 सते 21 होगा ना जी। देख लीजिए 3 में से 7 घटाइएगा -4 मिल जाएगा। -4 x है तो -4x के बदले हम क्या लिखेंगे, 3x घटाओ 7x, -4x के बराबर हो जाएगा ना जी। तो -4x के बदले हमको यही लिखना होगा, ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 7x माइनस 21 बराबर 0। देखिए फर्स्ट वाला ज्यों का त्यों और लास्ट वाला भी ज्यों का त्यों, बीच वाले पद को हमने दो पदों में बांटा है, ठीक ना, और बांटने का काम ऐसे किए हैं। चलिए अब इसको मिटा रहे हैं, यह मेरा रफ वर्क है, ध्यान देते रहिएगा। अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है जी, कौन ऐसा अंक है या पद है जो दोनों में शामिल है, तो यहाँ भी x है यहाँ भी x है, दोनों में कॉमन क्या है, x। अब देखिए यहाँ क्या बचा, x का पावर 2 बता रहा है, x गुणे x माने 2 गो x है गुणा के रूप में, एगो कॉमन लिए हैं तो एगो x बचा ना, एगो x बचा, प्लस x ले लिए हैं तो क्या बचा 3। कोई दिक्कत। अब यहाँ पे जो भी कोष्ठ में आ जाए उसी को आप ज्यों कहते हो यहाँ पे लिखिए। अब सोचिए कि इस कोष्ठ में कितना से गुणा कर दें कि इसके बराबर हो जाए, क्योंकि इन दोनों का कहानी तो यहाँ समाप्त हो गया है, ठीक ना। तो यहाँ भी x यहाँ भी x, इसमें x का गुणांक कितना है हो -7, उसी -7 से हम यहाँ गुणा करेंगे, -7 से। अब गुणा कीजिएगा इन दोनों के बराबर आ जाएगा, ठीक ना। -7 गुणे x आपका -7x और 7 3 का 21 और माइनस गुणे प्लस माइनस हो जा रहा है बराबर। चलिए अब इस अंडरलाइन वाले चीज को हम मिटा रहे हैं, ध्यान देते रहिएगा। अब देखिए एक पद यह हो गया, दूसरा पद यह हो गया, दोनों में कॉमन क्या है, x + 3, दोनों में से x + 3 कॉमन लीजिए तो क्या बचा जी, x - 7 बराबर 0। अब एक बार हम इसको 0 के बराबर करेंगे, आप पुनः इसको 0 के बराबर करेंगे, ठीक ना। तो जब x + 3 बराबर 0 तो x का मान क्या मिला, -3, 3 प्लस में उधर जाएगा माइनस में, ठीक है। और x क्या है जी, रहमान की वर्तमान आयु है ना। अब आप ही बताइए किसी भी व्यक्ति का उम्र माइनस में संभव है, कोई कहेगा कि मेरा उम्र -50 वर्ष है, किसी भी व्यक्ति की आयु माइनस में संभव नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे जो कि संभव नहीं है, जो कि संभव नहीं है। पुनः इसको शून्य के बराबर कीजिए, पुनः x - 7 बराबर 0, तो x का मान क्या है जी 7, x का मान निकालना है, x वाले को एक साइड में बाकी सबको एक साइड में, 7 माइनस में उधर जाएगा जी प्लस में, x का मान 7 आया ना। इसका मतलब रहमान की वर्तमान आयु जी 7 वर्ष नहीं। चलिए फाइनली लिखते हैं, इसलिए रहमान की वर्तमान आयु कितना जी 7 वर्ष, रहमान की वर्तमान आयु 7 वर्ष।
यही आपका आंसर हुआ। कोई दिक्कत समझ में आया ना? चलिए, तो वीडियो को पॉज करके आप इसे उतार सकते हैं, ठीक ना, या इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए, इसको मिटा रहे हैं और इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक ना। ध्यान दीजिएगा, आप ध्यान देते रहिएगा। इसको मिटाया जा रहा है, ठीक ना, इसको मिटा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखा जाएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 7, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर आपका 7 देखा जाएगा। चलिए, इसको ध्यान दीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर देखा जाएगा 7, ध्यान देते रहिएगा आप लोग। देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 आपका, पहली बात तो क्वेश्चन नंबर 7 भी आई, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 7 जी भी आई, वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 7 आपका भी आई, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 7 आपका अक्सर एग्जाम में 5 नंबर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन करता है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 7 भी आई, एग्जाम में कौन नंबर का क्वेश्चन करता है जी? 5 नंबर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए, क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर क्या है? 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। बड़ी संख्या का 8 गुना है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। संख्याएं ज्ञात करें, क्वेश्चन आपका यही है। संख्याएं ज्ञात कीजिए, संख्याएं ज्ञात कीजिए। चलिए, क्वेश्चन आपका यही है, ठीक है, समझिएगा। क्वेश्चन का दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। संख्याएं ज्ञात कीजिए, ठीक ना। पहली बात तो क्वेश्चन भी आई, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक ना। चलिए, ध्यान दीजिएगा। अब इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। माना बड़ी संख्या बराबर x, इसलिए छोटी संख्या का वर्ग, इसलिए छोटी संख्या का वर्ग। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन का छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। पहली बात तो आप जान रहे हैं कि हम लोग द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं। द्विघात समीकरण वाले क्वेश्चन को हम एक ही चर मान के बनाते हैं, क्योंकि द्विघात समीकरण में एक ही चर होता है ना जी। वही द्विघात समीकरण लिखिए आप, 4x² + 5x + 1 = 0। द्विघात समीकरण है, चर x है तो x से भर है ना, या कुछ भी लिखिए। 5y² + 2y + 1 = 0। चर y है तो y है। तो द्विघात समीकरण में एक ही चर होता है, और द्विघात समीकरण चल रहा है ना जी, तो क्वेश्चन को एक ही चर मान के बनाएंगे। यदि दो चर हम मान भी लेते हैं, समझ रहे हैं ना, यदि दो चर हम मान भी लेते हैं तो बाद में जाके एक चर में कन्वर्ट करेंगे, तो अब आपका द्विघात समीकरण प्राप्त होगा, तब उसको हल करेंगे, ठीक ना। वह प्रक्रिया थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ध्यान देते रहिएगा। क्वेश्चन आपका कहा छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। बड़ी संख्या को हमने x मान लिया, इसलिए छोटी संख्या का वर्ग कितना होगा? बड़ी संख्या का 8 गुना, माने x का 8 गुना 8x। कोई दिक्कत? छोटी संख्या का जो वर्ग है बड़ी संख्या का 8 गुना है। बड़ी संख्या को हमने x माना है, तो छोटी संख्या का वर्ग क्या होगा? x का 8 गुना 8x। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं। चलिए, अब आगे बढ़ रहे हैं। प्रश्न से देखिए अब क्या कह रहा है। प्रश्न से अब आइए, शुरू में क्या कह रहा है? दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। यही ना दो संख्या है जी, इनके वर्गों का अंतर 180 है। तो बड़का संख्या तो x है, इसका वर्ग कीजिए x²।
आई तो ऑलरेडी छोटी संख्या का वर्ग है जी। देखिए छोटी संख्या का वर्ग बराबर 8x, यह तो ऑलरेडी छोटी संख्या का वर्ग है ना, बड़ी संख्या x है, आई तो ऑलरेडी छोटी संख्या का वर्ग है, बड़ी संख्या x है, इसका वर्ग x²। तो दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, यानी 180 के बराबर है। समझे, ध्यान दीजिएगा। तो बड़ी संख्या x है, x का वर्ग x² हो जाएगा ना, ये तो ऑलरेडी आपका छोटी संख्या का वर्ग ही है। और प्रश्न में क्या कह रहा है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, तो वर्गों का अंतर 180 है, अर्थात 180 के बराबर है। समझे ना। चलिए अब यहां से द्विघात समीकरण प्राप्त होने जा रहा है। यह प्लस में इधर आएगा जी, माइनस में होगा ना, बराबर उधर कुछ नहीं बचा तो 180, सॉरी उधर कुछ नहीं बचा 0। द्विघात समीकरण मेरा मिला x² - 8x - 180 बराबर 0। कोई दिक्कत। अब द्विघात समीकरण मिल गया है, इसका आप गुणनखंड विधि से भी हल कर सकते हैं या द्विघात सूत्र भी लगा सकते हैं। दोनों विधि आपको सिखाया जा चुका है, ठीक ना। चलिए गुणनखंड विधि से हम हल कर रहे हैं। तो इसका गुणनखंड कैसे करेंगे हो, बीच वाले पद को दो पदों में बांटकर। बांटने का काम कैसे करते हैं, तो आदि और अंत का गुणा करते हैं, यानी x² का गुणांक यहाँ क्या छिपा है जी, 1, आचर पद क्या है 180, इन दोनों का गुणा करेंगे, ठीक ना। ध्यान दीजिएगा आप, x² का गुणांक 1, आचर पद 180, दोनों का गुणा करेंगे, क्या मिला 180। 180 का वैसा गुणनखंड लेंगे जिसको जोड़ने पर या घटाने पर बीच वाले पद यानी -8 के बराबर हो जाए, ठीक ना। तो चलिए 18 दहाक 180 होता है ना जी, 18 दहाक 180 हो जाएगा। अब 10 में से 18 घटाएंगे तो -8 मिल जाएगा ना। अब आप कहिएगा कि 180 का गुणनखंड कैसे मिल गया 10 × 18, तो आप चलिए गुणा कर लेते हैं, 180 का गुणनखंड निकालिए, 180 का गुणनखंड कर लेते हैं हम। ध्यान दीजिएगा, 2 से काटिए आप तो 90, 90 दूना 180 होता है ना, फिर 2 से काटिए 45 दूना 90 होता है ना। चलिए अब 3 से काटिए, 15 तिया 45 होता है ना, फिर 3 से काटिए, 3 × 5 = 15। ध्यान दीजिएगा, तो देखिए 2 × 5 = 10 गुणे 3 तिहाई 9 और 9 दूना 18, इन तीनों को एक साथ ले लीजिए, 3 तिहाई 9, 9 दूना 18। ऐसे सेटिंग करना पड़ता है, ठीक ना, ऐसे सेटिंग करना होता है। तो 180 का गुणनखंड मिला ना 10 × 18, ध्यान देते रहिएगा आप लोग। चलिए अब इसको मिटा रहे हैं हम, ध्यान देते रहिएगा आप लोग, इसको मिटाया जा रहा है। चलिए इसको भी मिटाते हैं, जो अंडरलाइन किए हुए हैं इस एक को भी मिटा रहे हैं, ठीक है। समझाने के लिए एक लिखे थे, इसकी आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, ध्यान दीजिएगा। चलिए तो अब 180 का गुणनखंड क्या लेंगे, 10 × 18, 10 में से 18 घटाएंगे, मेरा -8 मिलेगा ना, -8x है, तो 10x घटाऊँ 18x, ठीक है। चलिए तो पहला ज्यों का त्यों, अब -8x के बदले 10x घटाऊँ 18x, 10x घटाऊँ 18x, -180 बराबर 0, ठीक है। फर्स्ट वाला ज्यों का त्यों, लास्ट वाला ज्यों का त्यों, बीच वाले पद को देखिए दो पदों में बांटे हैं, ठीक ना। अब चलिए इन दोनों में क्या कॉमन है, कौन ऐसा अंक है या पद है जो दोनों में शामिल है, तो x दिख रहा है ना, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो दोनों में x कॉमन है, हमने लिया। अब देखते हैं यहाँ क्या बचता है, x² है, अर्थात x × x यानी 2 गो x है गुणा के रूप में, एगो ले लिए हैं तो एगो x बचा ना, प्लस यहाँ से x ले चुके हैं तो केवल 10 बचा है। अब यहाँ जो भी कोष्ठ में आ जाए उसी को ज्यों का त्यों आप यहाँ पे उतारिए। अब सोचिए इस कोष्ठ में कितना से गुणा कर दें कि इसके बराबर हो जाए। तो यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, इसमें x का गुणांक क्या है जी, -18, इसी -18 से यहाँ गुणा करना होगा। अब देख लीजिए गुणा कीजिएगा, इन दोनों के बराबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं, इस अंडरलाइन वाले चीज को मिटा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अब एक पद आपका यह है और दूसरा पद आपका यह है, ठीक ना।
एक पद यह है, दूसरा पद यह है, और दोनों में देखिए x प्लस 10 शामिल है, तो दोनों में से x प्लस 10 को हम कॉमन लेंगे, क्या बचा हो, x माइनस 18 बराबर 0। अब एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे, चलिए यहाँ पे करते हैं, या यहीं पे कीजिए। जब x प्लस 10 बराबर 0 तो x का मान क्या आया जी, माइनस 10। x का मान निकालना है, x वाले को एक तरफ, बाकी सबको एक तरफ, यानी चर को एक तरफ, अचर को एक तरफ। 10 प्लस में उधर भेजेंगे माइनस हो जाएगा ना। और ध्यान दीजिएगा, x क्या है जी, माना बड़ी संख्या बराबर x। x क्या है जी, बड़ी संख्या को माने है ना x, कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिएगा, अब देखना है कि x का मान माइनस 10 संभव है या नहीं, ठीक ना। ध्यान दीजिएगा, अभी हम इसको शून्य के बराबर करें, चलिए करते हैं पुनः। x माइनस 18 बराबर 0, तो यहां से x का मान क्या आया जी, 18। तो इन दोनों में बड़का 18 दिख रहा है ना जी। अरे x में ना क्या है, बड़ी संख्या है, x का मान एगो 18 आया, एगो माइनस 10 आया, तो माइनस 10 तो छोटा हो जा रहा है, तो माइनस 10 संभव नहीं ना है, x का मान 18 ही संभव है, क्योंकि x क्या है, बड़ी संख्या है। इन दोनों में से बड़ा देख लीजिए 18 है ना, x जो आया है माइनस 10 वो तो छोटा है, तो इसलिए यह संभव नहीं है। तो यहाँ पे बराबर वाले को काट दिए। चलिए x नॉट इक्वल टू माइनस 10, माने x का मान माइनस 10 नहीं होगा, या यहाँ कॉमा दे के भी लिख सकते हैं, जो कि संभव नहीं है। माने x का मान हमको मिला 18, और x क्या है जी, बड़ी संख्या, यानी बड़ी संख्या 18 मिली। चलिए अब इसको मिटा रहे हैं, ध्यान देते रहिएगा आप लोग। बस अब 2 मिनट और, क्वेश्चन आपका बन ही गया। इसलिए बड़ी संख्या कितना जी, आपका बड़ी संख्या को x माने हैं, और x का मान कितना, 18। x का मान 18 आया ना, और बड़ी संख्या को x माने है ना, तो बड़ी संख्या आपका 18 हो गई। छोटी संख्या, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा समझना है। अब देखिएगा, छोटी संख्या का वर्ग ना है 8x, छोटी संख्या, तो एक तरफ से हम छोटी संख्या का वर्ग, ध्यान देते रहिएगा, 8x है, हमको छोटी संख्या निकालना है, और यहाँ पे छोटी संख्या का वर्ग 8x है। तो एक साइड से जब हम स्क्वायर हटाएंगे, वर्ग हटाएंगे, तो दूसरी तरफ रूट होता है ना, रूट के आगे क्या लगता है, हो प्लस माइनस, कोई दिक्कत। यह तो छोटी संख्या का वर्ग है 8x, हमको छोटी संख्या चाहिए, तो एक तरफ से वर्ग हटाइएगा, दूसरी तरफ रूट हो जाएगा ना, तो यही चीज होगा, प्लस माइनस अंडर रूट 8x। ध्यान दीजिएगा, अब आपका लगभग बन गया, प्लस माइनस 8। x का मान कितना है जी, 18, तो x के जगह में 18 रखे, ध्यान दीजिएगा, प्लस माइनस 18 8 क्या होता है जी, 144। 144 का वर्गमूल क्या होगा जी, 12। 144 का वर्गमूल क्या होगा जी, 12। तो छोटी संख्या क्या निकला, एक प्लस 12, दूसरा माइनस 12। चलिए अब आंसर लिखते हैं। इसलिए संख्याएं, ध्यान दीजिएगा, बड़ी संख्या 18, तो छोटी संख्या आपका एगो प्लस 12, या बड़ी संख्या 18 तो छोटी संख्या क्या, माइनस 12। यही आपका आंसर हुआ। यदि यहाँ पे केवल प्लस वाला भी वैल्यू ले लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, और संख्या को लिख देते हैं 18 12, इसलिए संख्याएं बराबर 18, 12, केवल इतना आंसर लिखते हैं, फिर भी आपका सही, आधा नंबर भी कटने नहीं जा रहा है, ठीक ना, वो भी आपका सही है। लेकिन आप जानते हैं रूट के आगे प्लस माइनस लगता है, तो 144 का वर्गमूल 12 आया, यानी छोटी संख्या प्लस 12 भी संभव है, माइनस 12 भी संभव है, ठीक ना। तो इसलिए संख्याएं, बड़ी संख्या 18, छोटी संख्या प्लस 12, या बड़ी संख्या 18 तो छोटी संख्या माइनस 12, या दोनों संभव है, ठीक ना। अब चेक कर लीजिए, ध्यान दीजिएगा, कहा दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, कहा ना वर्गों का अंतर, तो 18 का वर्ग कीजिएगा जी कितना, 324, 12 का वर्ग कीजिएगा जी कितना, 144, और घटाइए, कहा ना वर्गों का अंतर 180, तो इसमें से इसको घटाइए 0,
12 में से 4 घटा 8 और 2 में से 1 घटा 1 आ जा रहा है। यह भी कंडीशन को शर्त को फुलफिल करेगा, ध्यान दीजिएगा। चलिए इसमें अब चेक करते हैं, ठीक ना। 18 का स्क्वायर 324 और -12 है ना, -12 का स्क्वायर 144, -12 का स्क्वायर 144, कोई दिक्कत। और दोनों का अंतर फिर वही आएगा, यानी दोनों संभव है ना, तो आंसर आपका यही हुआ, कोई दिक्कत। मुझे उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। पहली बात तो यह क्वेश्चन भी आई, एग्जाम में खूब करता है, 5 नंबर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक ना। चलिए ये क्वेश्चन लिखते हैं, आप खुद से कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बताइएगा, ठीक ना। उसी के साथ इस वीडियो का हम समापन कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। एक क्वेश्चन, यह भी क्वेश्चन भी आई है जी, किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 10/3 है, 10/3 है, संख्या ज्ञात करें। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन है किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 10/3 है, संख्या ज्ञात करें। यह भी क्वेश्चन पूछता है, 5 नंबर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्वेश्चन आपका भी है, ठीक ना। तो इसी के साथ इसको समाप्त किया जाता है, धन्यवाद।